नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, कागज की तरह बही गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीम संभालेगी मोर्चा। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। धर्मशाला में इतनी बारिश हुई कि कई गाड़ियां कागज की तरह पानी में बह गईं। राज्य में हुई बारिश से तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और केंद्र की तरफ से मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मैं बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में मुख्यमंत्री से बात की है। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें शीघ्र वहां पहुंच रही हैं। गृह मंत्रालय स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहा है। केंद्र की ओर से हिमाचल को हर संभव मदद की जाएगी। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, आतंकियों के निशाने पर था राम मंदिर, एटीएस ने काशी मथुरा के नक्शे भी किए बरामद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने आतंकियों के पास से कई प्रमुख जगहों के नक्शे बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे मिले हैं। इसके अलावा काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं। नक्शों को अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। गोरखपुर के भी एक इलाके की डिटेल आतंकियों के पास से यूपी एटीएस को मिली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों की सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल भी गिरफ्तार दोनों आतंकियों के पास से बरामद की गई है। एटीएस के हाथ टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल और चैट भी लगी है। बता दें कि एटीएस ने पिछले 24 घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की निगरानी बढ़ी है। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित वाराणसी दौरा है। पीएम के दौरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का चुनावी स्टंट, 10 लाख नौकरी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों की हालात का जिक्र करते हुए कहा, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में सीएम योगी की तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी यह बताए कि आखिर उसने अपने वादे को निभाने के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया था। अखिलेश यादव ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना संबंधी सवाल पर कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा कि सपा की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ लेकर चले। उसकी पार्टी सभी छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, राकेश टिकैत का ऐलान, आंदोलन को तेज करने के लिए 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत, नहीं लड़ेंगे चुनाव, देंगे वोट को चोट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट को चोट देंगे। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आवाज संसद में उठाने के लिए 17 जुलाई तक विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र भेजेगा। एसकेएम ने कहा कि हर दिन मानसून सत्र के अंत तक प्रत्येक किसान संगठन के 5 सदस्य, कुल मिलाकर कम से कम 200 किसान संसद के बाहर विरोध करेंगे। वहीं इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत की यूएन जाने वाली बात को लेकर विवाद हो गया था। हालांकि राकेश टिकैत ने इस बयान पर सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर यूएन जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन में जाएंगे?
और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे आईआईटी भुवनेश्वर ने कोरोना टीका नहीं लेने वाले छात्रों और कर्मचारियों पर लगाई रोक, स्टूडेंट ने की निंदा। जी हां दोस्तों, भुवनेश्वर आईटीआई ने अपने छात्रों और स्टाफ को संस्थान में आने से पहले वैक्सीन लेने का निर्देश दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने छात्रों और कर्मचारियों के प्रवेश पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कि उनका टीकाकरण नहीं हो जाता। इस संदर्भ में जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी छात्र और कर्मचारी टीकाकरण के बाद ही परिसर में आएं। संस्थान का कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर संस्थान के एक कर्मचारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों और कर्मचारियों से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। हालांकि संस्थान के फैसले की छात्रों ने निंदा की है। संस्थान की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आईआईटी भुवनेश्वर की सभी छात्र, कर्मचारी या अन्य स्टाफ को अनिवार्य रूप से 10 जुलाई 2021 तक टीके की कम से कम एक खुराक लग जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा है कि भले ही कर्मचारी और छात्र वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन वह भुवनेश्वर और कटक से बाहर गए हैं तो परिसर में आने से पहले उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी और 5 दिन का आइसोलेट रहना पड़ेगा। दोनों खुराक नहीं लेने वालों को 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाइए सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के लगातार उपयोग की सलाह दी जाती है। संक्रमण से बचाने में कारगर बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? हालांकि ये नुकसान अधिक प्रयोग करने पर हैं। लोगों ने खुद को वायरस से बचाने की कोशिश की तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी में बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाई जाने वाली केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई। कई सैनिटाइजर में केमिकल्स मेथनॉल मिलाए जा रहे हैं। अगर यह हाथों के जरिए शरीर में अंदर चले जाएं तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। मेथनॉल स्किन के जरिए शरीर में अंदर पहुंच जाता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। ज्यादा हैंड सैनिटाइजर के उपयोग से बैक्टीरिया भी हमला कर सकते हैं। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरत हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसके उपयोग से बचें। जहां साबुन और पानी उपलब्ध हो वहां सैनिटाइजर का उपयोग ना करें। जब जरूरी हो थोड़ी मात्रा में ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे एक्शन में प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ तैयारियों और रणनीति पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार परिषद और रणनीतिक समूह के इस डिजिटल बैठक में प्रियंका ने महंगाई, पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, महिला विरोधी अपराधों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार, डीसीजीआई से मंजूरी मिलने में लगेंगे कुछ दिन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि जायडस कैडिला की वैक्सीन जायकोव-डी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने में कुछ दिन और लगेंगे। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए और इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। जायकोव-डी को अगर मंजूरी मिलती है तो यह देश की 5वीं कोविड-19 वैक्सीन होगी। सबसे पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी थी। इसके बाद स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भी डीसीजीआई से मंजूरी मिल चुकी है।